हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जिस चीज़ का इंतज़ार आपको लंबे समय से था, पेपर सॉल्यूशंस को लेकर के, पिछले सालों के पेपर को लेकर के, थोड़ा सा मैंने इसमें लेट ज़रूर किया है, लेकिन ये भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज के सेशन में धमाका करूँगा। जिस तरीके से मैं आज पेपर आपको सॉल्व कराऊँगा, पेपर सॉल्व करने की टेक्निक बताऊँगा, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है उनको भी कैसे अटेम्प्ट करना है, जितना हमने सीखा है उनका प्रयोग करते हुए, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, हम ऑप्शन से कैसे उत्तर निकाल सकते हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर वन बाय वन अपन बात करेंगे। और सभी के ऊपर जितनी डिटेल क्वेश्चंस के अंदर चर्चा हो सकती हैं उतनी अपन करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन बाकी जितने भी आप यूट्यूब पर खंगाल लीजिए, जितने भी पेपर सॉल्व आपने वीडियो देखे हैं पेपर सॉल्यूशंस के, उन सब से अलग हैं। बस अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। इस तरीके से अपन पेपर सॉल्व करेंगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। बस निवेदन इतना सा रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के जितने भी विद्यार्थी हैं, हम आपके लिए हर वो संभव प्रयास करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो पेपर है ये 2018 का पेपर है। ठीक है, आज अपन ने 2018 का पेपर उठाया है तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इंग्लिश हिंदी दोनों में साथ में क्वेश्चन है, तो दोनों स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एल्कोहल बनेगा? याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए। रसारोहण की प्रक्रिया, रसारोहण की प्रक्रिया, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, या वायवीय श्वसन की प्रक्रिया, या फिर अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया। एल्कोहल का निर्माण किस प्रक्रिया में होगा? थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री अगर आपको बताऊं तो चलिए अपन शुरू करते हैं। न्यू पेज मैंने ऐड कर दिया। अपन सभी को पता है कि जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज से क्या बनता है सर? ग्लूकोज से सर पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होता है, थोड़ा सा लिखने के अंदर दिक्कत है, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ, अगर आप कहें तो रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो उससे पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया में? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं सर? 6 कार्बन होते हैं। और पायरुविक एसिड के अंदर ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज टूटता है और 2 पायरुविक एसिड बनाता है। यानी कि अब पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे? 3 कार्बन हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें एक ग्लूकोज का अणु टूटता है और 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण करता है। करता है? बिल्कुल सर, करता है। अगर एक ग्लूकोज अणु जिसमें 6 कार्बन है 2 अणु में टूटेगा तो उन दोनों में कार्बन कितने हो जाएंगे? 3-3 हो जाएंगे। यस सर। अब आप सर हमें ये क्यों बता रहे हैं? प्रश्न तो अलग है, सुनिए मेरी बात को। अब ये जो पायरुविक एसिड है ना, इसका फर्दर जो आगे का जो प्रोसेस है ये 2 तरीके से होता है। या तो ये O2 की प्रेजेंट में, या फिर ये O2 की एब्सेंट में। पायरुविक एसिड आगे जो विखंडित होगा, आगे का जो प्रोसेस है, अगर ये O2 की उपस्थिति में हो रहा है तो इसको अपन कह देंगे वायवीय श्वसन। और अगर ये O2 की अनुपस्थिति में होता है तो इसको अपन क्या कह देते हैं? अवायवीय श्वसन। ऐसा कहते हैं। वायवीय श्वसन के अंदर फिर जो है यहाँ पर लिंकिंग रिएक्शन होगी। लिंकिंग रिएक्शन के बाद क्रेब साइकिल होगा और क्रेब साइकिल के बाद ETS होगा। इस प्रोसेस के द्वारा जो है वो पायरुविक एसिड गुजरेगा। जबकि अगर O2 की अनुपस्थिति में होता है, जिसको अपन अवायवीय श्वसन कहते हैं, और इसके अंदर होगा तो इसी चीज को अपन क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्लियर? अब एक बार अपने क्वेश्चंस पे अपन आते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है, तो एल्कोहल का निर्माण जो है वो आपके फर्मेंटेशन, किण्वन के अंदर होता है। और फर्मेंटेशन क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। इतनी सी बात समझ में आई? फर्मेंटेशन जो है वो अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन को ही अपन क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तो किण्वन किसका नाम है?
अवायवीय श्वसन का ही नाम है किण्वन। अब किण्वन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। किण्वन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या बनता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर अपन को C2H5OH बनता है, C2H5OH यानी कि एथेनॉल बनता है। तो ये एल्कोहल ही तो है एक तरीके से, तो किण्वन के अंदर बन गया एल्कोहल। ये तो बात बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया है, अपन तो और भी डीप में जा रहे हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस ही बता रहा हूँ कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा। अब पायरुविक एसिड आगे जो है वो अगर O2 की अनुपस्थिति में जाता है विखंडित होने के लिए, तब उसको अपन अवायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन का ही दूसरा नाम क्या है? किण्वन है, फर्मेंटेशन है। और फर्मेंटेशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल भी कौन सा बनता है? एथेनॉल बनता है। और इसी के साथ साथ एल्कोहल के साथ साथ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 का भी निर्माण होता है। जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, इसमें जो है वो CO2 नहीं बनती है। तो कितनी बातें आपको समझ में आई? सबसे पहले फर्मेंटेशन अवायवीय श्वसन को ही कहते हैं। फर्मेंटेशन दो प्रकार का होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं बनती। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है? तो ये होता है एक तो आपका यीस्ट में, एक तो आपका होता है यीस्ट में, और एक आपका होते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसके अंदर होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो आपके किस में हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, और एक आपकी मसल्स मांसपेशियों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रख लोगे। अच्छा, तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। एंड फर्मेंटेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। तो अब आपसे पूछ ले कि CO2 कौन से फर्मेंटेशन में बनती है, तो आप क्या बताएंगे? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। कौन से में नहीं बनेगी? लैक्टिक एसिड वाली में। ठीक है, याद रख लोगे इन चीजों को। चलो अब देखिए वायवीय श्वसन, मैंने आपको बता दिया कि अगर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के बाद पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल ETS से गुजरता है तो वो वायवीय श्वसन कहलाता है O2 की उपस्थिति में। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर तो अल्कोहल नहीं बनता। प्रकाश संश्लेषण के अंदर उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस समय उत्पाद क्या बनता है बताइए? प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। किस किस का प्रयोग करता है प्रकाश संश्लेषण में? एक तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है, और किसका प्रयोग होता है? जल का। ठीक है, तो उससे अपन को क्या बनती है? इसमें O2 और ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी, एल्कोहल थोड़ी बनेगा। वायवीय श्वसन में भी एल्कोहल नहीं बनता है। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? याद करो, ऊर्जा बनेगी। ठीक है, ATP मिलेगी। बाकी रसारोहण तो ये तो अलग ही प्रोसेस होता है। रसारोहण क्या होता है? एस्केंट ऑफ सेप, जाइलम रस या फ्लोएम रस का ऊपर चढ़ना, उसे कहते हैं रसारोहण। क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट, अगला सवाल, स्टोलन इज ए, यानी कि भूस्तारी क्या होता है? अब हिंदी ये नाम आप नहीं याद रखो तो ही बेटर है, आप इंग्लिश में याद रखो। स्टोलन, स्टोलन क्या है? एक स्तंभ है, यानी कि स्टेम है, रूट है, अंडरग्राउंड स्टेम है, या सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम है। देखो मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ शायद आपको नहीं समझ में आ पा रही होगी, क्योंकि छोटी सी फ़ोन की स्क्रीन है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। लिखने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना, मेरे पास वो जुगाड़ है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कैसे भी करके लिख रहा हूँ, ये आप सोच नहीं सकते। बाकी जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप मेरे शब्दों को पकड़िए, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनके ऊपर ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, स्टोलन क्या है? स्टेम है, रूट है, अंडरग्राउंड स्टेम है, या सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम है? क्या हो सकता है स्टोलन? स्टोलन जो है वो आपका सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम यानी कि अर्धवायवीय तना है। क्या है आपका? अर्धवायवीय तना या उपवायवीय तना है। मैंने आपको जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाई उस समय मैंने बताया कि जो अर्धवायवीय तने होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है ऑफसेट, एक होता है रनर,
एक होता है शक्कर और एक होता है स्टोलन। ये 4 प्रकार बताए कि नहीं बताए, ईमानदारी से बताना। मैंने कहा सब एरियल स्टेम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऑफसेट, रनर, शक्कर और स्टोलन। और वही तो पूछा गया कि स्टोलन क्या है, सब एरियल स्टेम, अर्धवायवीय तना है। याद रख लोगे इसको, भूलोगे नहीं। चलो अब एग्जाम्पल ही बता दो लगे हाथ कि ऑफसेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ऑफसेट में क्या क्या आता है? ऑफसेट के अंदर आता है पिस्टिया और जलकुंभी, जिसको आइकोर्निया कहते हैं। तो हो सकता है आपसे एग्जाम्पल पूछ ले कि ऑफसेट के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो पिस्टिया और जलकुंभी। आपसे पूछ ले शक्कर के एग्जाम्पल कौन से हैं, पाइनएप्पल और बनाना। आपसे पूछ ले स्टोलन के एग्जाम्पल कौन से हैं, अगली बार ऐसे पूछ ले, तो याद रखना मिंट, मिंट यानी पुदीना, चमेली, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं स्टोलन के। याद रख लोगे। तो ये अर्धवायवीय तना है। अच्छा अब मुझे बताओ वायवीय तना कौन सा होता है? वायवीय तना कौन सा होता है? वायवीय तने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। वायवीय तना मतलब सूखे क्षेत्रों के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, सूखे क्षेत्रों में जो पादप होते हैं, उनके अंदर पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो अब उसमें प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, भोजन कौन बनाएगा? भोजन बनाने का काम तो पत्तियों का था, वो तो कांटों में बदल गई। तो भोजन बनाने के लिए तना फिर जो है वो हरा हो जाता है। तना खुद प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, तो जिसमें तना प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं उसे अपन वायवीय तना कहते हैं। और इसके अंदर वायवीय तने का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना एरियल स्टेम, है ना, एरियल स्टेम, एरियल स्टेम को अपन कहते हैं वायवीय तना। इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना नागफनी और डंडाथोर। याद रख लोगे इसको, नागफनी और डंडाथोर। और जो तना प्रकाश संश्लेषी हरा हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड कहते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना, फाइलोक्लेड। तो कितनी बातें याद रखोगे? सबसे पहले अर्धवायवीय तना जो है उसके 4 भाग हैं या 4 प्रकार हैं, ऑफसेट, रनर, शक्कर, स्टोलन। ऑफसेट के एग्जाम्पल पिस्टिया और आइकोर्निया, जलकुंभी। रनर के एग्जाम्पल जितने भी ग्रासेस हैं। शक्कर के एग्जाम्पल पाइनएप्पल, बनाना। स्टोलन के एग्जाम्पल मिंट, चमेली, स्ट्रॉबेरी। ठीक है। फिर वायवीय तना भी आपको याद रखना है। वायवीय तना, इसके अंदर फाइलोक्लेड क्या होता है, तना जो है वो मोटा होकर के चपटा हो जाता है, हरा हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, इसे फाइलोक्लेड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नागफनी और डंडाथोर याद रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रोजी? रोजी क्या है? ए ट्रांसजेनिक गोट यानी कि ट्रांसजेनिक बकरी, ए ट्रांसजेनिक काउ, ए ट्रांसजेनिक शिप, ए ट्रांसजेनिक फ्लावर। रोजी क्या है याद करो, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। हाँ चलो मैं ये भी बता देता हूँ कौन सा सवाल किसका है। जैसे सबसे पहले अपन ने फर्मेंटेशन वाला देखा, तो वो पादपों में श्वसन वाला जो चैप्टर है उसका सवाल है। फिर सेकेंड हमने स्टोलन वाला देखा, तो वो मॉर्फोलॉजी, पादपों की शारीरिकी, उसका सवाल है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी उसका सवाल था। और ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का सवाल है। रोजी क्या है? तो रोजी जो है ये एक ट्रांसजेनिक गाय है। और कौन सी? पहली ट्रांसजेनिक गाय है। याद रखना, रोजी जो है वो क्या है, पहली ट्रांसजेनिक गाय है। और इसी रोजी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं अल्फा 1 लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अल्फा 1 लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इस चीज़ को ध्यान रखना। रोजी क्या है? पहली पारजीवी गाय है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय है। इसके अंदर एक प्रोटीन मिलता है अल्फा 1 लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन। याद रख लो इस चीज़ को। अच्छा अब मुझे बताओ कि पहली ट्रांसजेनिक भेड़ कौन सी थी? पहली ट्रांसजेनिक भेड़ कौन सी थी? ट्रेसी। याद रख लो इसको, कौन सी थी? ट्रेसी। और आपसे मैं अगर पूछ लूँ पहला ट्रांसजेनिक बंदर कौन सा था, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है अंधी। ये पहला ट्रांसजेनिक बंदर था। तो कितनी चीज़ें याद रखो ले, पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी, पहला ट्रांसजेनिक भेड़ ट्रेसी, पहला ट्रांसजेनिक बंदर अंधी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक अर्धसूत्री विभाजन से मुझे बताओ, एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने परागकण बनेंगे? 4 परागकण बनेंगे। ठीक है,
ये अपन को पता है कि भाई एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे 4 सेल्स बनती है, तो 4 परागकण बनेंगे। अपन को कितने परागकण बनाने हैं? 100 परागकण। अगर 1 से 4 बनते हैं, या फिर मैं यूं कहूं 4 से 1 बनता है, 4 परागकण बनते हैं एक विभाजन से, तो 100 परागकण कितने में बनेंगे? इतनी सी तो गणित आती होगी, 1/4 इंटू 100, यानी कि 100 में 4 का भाग लगाना, बस कुछ भी नहीं करना, आंसर आ जाएगा 25। इजी है कि नहीं है? समझ में आया? कुछ नहीं, अपन को इतना पता है कि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है या 4 परागकण बनेंगे। एक विभाजन से 4 परागकण बनेंगे, तो 100 परागकण कितने विभाजन से बनेंगे? 25 से। 25 विभाजन होंगे तो 100 बन जाएंगे भाई, 1 से 4 बनते हैं तो 25 से 100 बन जाएंगे। इजी था कि नहीं था? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का खाने योग्य भाग है। ये जो सवाल है ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये फिर से आ गया मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन। द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज, लीची के अंदर खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल। कौन सा होता है? एरिल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीची में जो खाने योग्य भाग होता है वो एरिल होता है। अब मुझे बताओ पुष्पाशन किस में खाया जाता है? पुष्पाशन किस में खाया जाता है? एप्पल एंड पियर, सेब और नाशपाती, इसमें क्या खाया जाता है? मांसल पुष्पासन, थैलेमस खाया जाता है। बीज चोल किस में खाए जाते हैं? अनार में। बीज चोल किस में खाते हैं? अनार में। और मध्य फल भित्ति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीजोकार्प, किस में खाते हैं? आम के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से फल के अंदर कौन सा भाग खाया जाता है। यहाँ लीची का पूछा, हमने सबके ही लिख लिए भाई, मध्य फल भित्ति मीजोकार्प आम में खाते हैं, बीज चोल अनार में खाते हैं, पुष्पाशन एप्पल एंड पियर सेब और नाशपाती में खाते हैं, और एरिल तो लीची में हो ही गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। मॉर्फोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी देखना इसके अंदर 5 क्वेश्चंस एक मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से आए हैं। कोई क्वेश्चंस का किसी चैप्टर का वेटेज नहीं है इतना, ठीक है ना। तो अगर मॉर्फोलॉजी भी आपने घोट ली तो 3-4 सवाल पक्के समझो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, रेड रस्ट ऑफ टी इज कोज्ड बाय, यानी कि चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए हरे शैवाल, लाल शैवाल, कवक, भूरे शैवाल। बताइए किसके द्वारा होगा? चाय का लाल कीट रोग किसकी वजह से होता है? बहुत इजी सवाल है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे कि सर आपने कराया तो नहीं ये सिलेबस में, आपने जो कोर्स पढ़ाया उसमें सर आपने ये लाल कीट रोग चाय वाला बताया ही नहीं। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ। मैंने आपको बेसिडियोमाइसिटीज़ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? याद, ईमानदारी से याद करना। बेसिडियोमाइसिटीज़ पढ़ाया? यस सर, आपने बेसिडियोमाइसिटीज़ तो पढ़ाया था। बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल बताई कि भाई इसके अंदर मशरूम आते हैं, बताइए इसके अंदर स्मट फंजाई आते हैं, और इसके अंदर रस्ट फंजाई आते हैं। इतना सा तो पता है कि नहीं है? इतना तो पता है कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में ये 3 चीज़ें आती है, पता है भाई। मशरूम आता है, टोडस्टूल आता है, स्मट फंजाई आता है, रस्ट फंजाई आता है। अब मुझे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है? रस्ट। रस्ट क्या है? रस्ट क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज़ यानी कि फंजाई, कवक है। बेसिडियोमाइसिटीज़ क्या होता है? कवक। तो यार एक ही तो ऑप्शन है, कवक। ये कोई करवाने का सवाल है? इसे कहते हैं थोड़ा सा साइंस वालों का दिमाग खुला होता है, तो ये सवाल अपने आप हो जाएगा। समझे मेरी बात को? हर सवाल आपका ज़रूरी नहीं है पढ़ा हुआ हो, आपके अंदर आप उस समय दिमाग का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आउटपुट कितना निकाल पा रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये सवाल तुम्हारे नहीं पढ़ा हुआ था? क्या तुम्हारे ये सवाल नहीं पढ़ा हुआ था? मुझे बताओ। बिल्कुल पढ़ा हुआ था यार कि किट का मतलब रस्ट। रस्ट क्या होता है? फंजाई होता है, तो कवक के द्वारा होगा, ऑब्वियसली बात है। बाकी सारे के सारे सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जवार के फल को क्या कहते हैं? जवार के फल को क्या कहते हैं बताओ? जवार क्या है? जवार एक अनाज है, अनाज ग्रेमिनी कुल का फल है। अरे यार एक मिनट, जवार क्या है? एक अनाज है, अनाज ग्रेमिनी कुल है। तो जितने भी अनाज हैं, चाहे जवार हो, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, उस सब के अंदर जो फल होता है उसको अपन क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। अनाज के फल को अपन क्या कहते हैं?
कैरियोप्सिस। बहुत इजी सवाल है, अनाज के फल को कैरियोप्सिस कहेंगे। अच्छा, एकिन्स किसके फल को कहते हैं? एकिन्स कहते हैं सनफ्लावर के फल को। सूरजमुखी जो होती हैं उसके फल को अपन एकिन्स कहते हैं। लेग्यूम किसके फल को कहते हैं? मटर या फिर जितने भी बीन्स हैं, बीन्स का मतलब दालें हैं, फेबेसी फैमिली हैं, उसके अंदर लेग्यूम हो जाएगा। सिपसेला किसको कहते हैं? सिपसेला का फल हो जाता है मेरीगोल्ड। गेंदा का जो फल होता है मेरीगोल्ड, गेंदा या डेंडेलियन, इसको सिपसेला कहते हैं। तो अपन को चारों ही ऑप्शन पता होना चाहिए। कैरियोप्सिस अनाज के फल को, अब अनाज हो सकता है अगली बार जवार ने दे, मक्का दे दे, या फिर वो अनाज का पूछे ही नहीं, कैरियोप्सिस का पूछा ही नहीं, वो लेग्यूम का पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए जितनी भी दालें हैं, मूंग मोट, सारी की सारी चीज़ें, दालें मटर, ये दालें लेग्यूम फल कहलाती हैं। एकिन्स के अंदर सनफ्लावर याद रखना, सिपसेला के अंदर मेरीगोल्ड, गेंदा याद रखना, रख लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन को पृथक किया गया। जिब्रेलिन को किससे पृथक किया गया? शैवाल से, कवक से, जीवाणु से, ब्रायोफाइटा से। जिब्रेलिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम, किससे पृथक किया गया जिब्रेलिन को? तो आप सभी को पता है एक कवक है जिसका नाम है जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई ये कवक है और इसी से इसको पृथक किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट, जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक से इसको पृथक किया गया। किसने पृथक किया? आइसोलेट किसने किया? युबुती एवं सुमिकी, यबूता एवं सुमिकी, ये वैज्ञानिक है यबूता एवं सुमिकी, इन्होंने इसे आइसोलेटेड किया। ठीक है, हो जाएगा याद। अच्छा, और जिब्रेलिन के बारे में बताओ। अभी तक 100 से अधिक जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? जिब्रेलिक एसिड 3 खोजा गया, याद है ना? चलो, और क्या करते हैं? इंटरनोड इलोंगेशन के अंदर जिब्रेलिक एसिड काम आता है, बीजांकुरण में जिब्रेलिक एसिड काम आता है। नेक्स्ट, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? कौन सा आरएनए जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआईआरएनए या एमआरएनए? कौन सा जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? आरआरएनए। कितना होता है? 80%। जब मैंने आपको आरएनए की टेबल बनाई थी तो उस समय बताया था कि जो एमआरएनए होता है ये 5% होता है, टीआरएनए कितना होता है? 15%, और आरआरएनए कितना होता है? 80% होता है। ठीक है, एमआरएनए जो होता है ना ये सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा ये होता है, और टीआरएनए जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये बीच वाला है आरआरएनए। लेकिन प्रचुर सबसे ज़्यादा कौन है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए की फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया। मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्ररूप का अनुपात, फिनोटाइप का रेशियो बताना है। तो इतना तो सबको याद है कि 9:3:3:1 होता है, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि गोल, हरा, पीला, ऐसे वो क्या है, यहीं पे तो दिक्कत होती है। तो सबसे ज़्यादा होते हैं इसके अंदर 9:3:3:1, ये तो अपन को याद ही है। बाकी चीज़ें कि इसमें कंफ्यूज हो गए, तो अगर आपने ध्यान से देखा है तो नहीं होंगे कंफ्यूज। तो ये जो एक रेशियो होता है ये किसका होता है? झुर्रीदार हरे का। एक रेशियो जो होता है ये झुर्रीदार हरे का होता है, तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, 9 किसका होता है? राउंड येलो, यानी कि गोल और पीले का होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये मेंडल का जो द्विसंकर संकरण है उसका फिनोटाइप का रेशियो आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो दोनों आप तैयार करके जाना। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी जेनेटिक्स से है, ये भी जेनेटिक्स से सवाल है। इसके अंदर आपको मिलान करना है। ऑप्शन यहाँ पे आए नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मिलान कर लो। क्या पूछा गया इसमें? स्तंभ 1 में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ 2 में दिए गए कैरियोटाइप से मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। इसके अंदर आपको वो चयन करना है जो सही नहीं है। अब इसके अंदर ऑप्शन कैसे थे पता नहीं, कट गए इसमें, लेकिन फिर भी देखो,
अपन को सही नहीं पूछा गया है। एडवर्ड सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, सही है ये। पटाउ सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम की बात करूं तो इसके अंदर 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, ये गलत है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम ट्राइसोमी है ही नहीं। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ना, ये मोनोसोमी है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, मोनोसोमी। क्या कंडीशन होती है टर्नर सिंड्रोम में, 44 प्लस XO, एक X गुणसूत्र नहीं होता है, विलुप्त हो जाता है, ज़्यादा थोड़ी होता है। ट्राइसोमी तो जब ज़्यादा हो जाता है तब होता है, मोनोसोमी होती है इसके अंदर, एक कम हो जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, 44 प्लस XXY, तो ये भी सही है। यानी कि एक यही गलत है, यहाँ पे जो मिलाने गया ना, एक ये गलत है। तो सर ट्राइसोमी 21 किस में होता है, यानी कि 21वें गुणसूत्रों की पुनरावृत्ति किस में होती है, तो ये होती है डाउन सिंड्रोम में। ये किस में होती है, डाउन सिंड्रोम में। तो अब आपको ये सारे के सारे सिंड्रोम समझ में आए कि नहीं आए, मुझे बताओ। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति जिसमें भी होती है एक्स्ट्रा आता है उसमें ट्राइसोमी होती है। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी होता है 44 प्लस XO, इसलिए ये हमारा आंसर भी हो गया क्योंकि गलत पूछा गया था। टर्नर सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 नहीं है, तो किस में होता है सर, ये डाउन सिंड्रोम का है। ट्राइसोमी 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति डाउन सिंड्रोम होती है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY होता है, बिल्कुल सही है। समझ गए। तो ये सारे के सारे जितने भी 4-5 हैं इनको याद रखना, अगली बार भी आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का समूह है। समतापी यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, होम्योथर्मिक। और टेम्परेचर कांस्टेंट किस में रहता है, दो ही चीज़ हैं, एक तो एवीज यानी कि पक्षी वर्ग, और एक आपके मैमल्स, ठीक है। एक तो स्तनधारी और एक पक्षी, ये दो ही हैं जिसके अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी समतापी होंगे। अब जैसे कि मैं बात करूं क्रोकोडाइल, अब आपको छांटना है, देखो बहुत आसानी से छांट दोगे। अगर मैं बात करूं क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल किस में आता है, रेप्टाइल्स हो जाएगा। क्रोकोडाइल मगरमच्छ क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एलिगेटर घड़ियाल होता है, ये भी क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है। हाँ, यहाँ पे भी एलिगेटर आ गया, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी एलिगेटर आ गया, हो ही नहीं सकता। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दो ही चीज़ें होनी चाहिए, या तो उसमें पक्षी होना चाहिए या मैमल्स होना चाहिए, एवीज या मैमल्स होने चाहिए। बाकी पिसीज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ये आपके होम्योथर्मिक नहीं होते हैं, ठीक है, याद रख लोगे। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन का स्त्रावण करती है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, एंड्रोजन नाम देख करके डरना नहीं है। एंड्रोजन किसको कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम एंड्रोजन है। अब तो बता दोगे टेस्टोस्टेरोन किससे स्त्रावित होता है, हु इज सीक्रेट, टेस्टोस्टेरोन कौन स्त्रावित करता है, लीडिंग सेल्स। कौन स्त्रावित करती है, लीडिंग सेल्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होता है, और टेस्टोस्टेरोन को ही हम एंड्रोजन कहते हैं। सर्टोली सेल क्या करती हैं, सर्टोली सेल शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, शुक्राणुओं को क्या करती हैं, पोषण देने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज याद रखना, लीडिंग सेल्स जिससे टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है, और सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में जीवाणुवीय रोग हैं, बैक्टीरियल डिजीज पहचानी है। जो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, मैंने बताया था कि दो या तीन तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा रोग किससे होता है, वही सही सवाल है कि कौन सा जो है बैक्टीरियल डिजीज है, सही समूह पहचानना है, कौन सा होता है बैक्टीरियल डिजीज, बताओ। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया किससे होता है बताओ। मलेरिया भाई, ये दोनों ऑप्शन मलेरिया वाले तो कट ही हो जाएंगे। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, तो जिसमें भी मलेरिया आ रहा है वो तो होगा ही नहीं। अब इस ऑप्शन को देखो, इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से होता है, तो यही आंसर हो जाएगा, टाइफॉइड, प्लेग और टाइफस। टाइफॉइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से। प्लेग किससे होता है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से। याद है ना, भूलना नहीं है इन चीज़ों को। मलेरिया प्लाज्मोडियम से, मादा एनाफ्लीज मच्छर, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, याद है ना। डिजीज सारी की सारी याद होनी चाहिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों के सही सेट का चयन करो। समजात अंगों के सही सेट का चयन करो। समजात अंग कौन से हैं वो आपको पहचानने हैं। समजात अंगों के अंदर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो समजात अंग और समरूप अंग होते क्या है। समरूप अंग का मतलब है ऐसे अंग जो कार्य समान करते हो लेकिन संरचना अलग अलग होते हैं, और समजात इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि कार्य अलग अलग होती है, संरचना समान होती है, बेसिक डिजाइन समान होती है। ठीक है, तो समजात अंग देखो, स्तनियों के अग्रपाद है ना, जितने भी स्तनियों हैं उनके अग्रपाद जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, समजात अंग होते हैं। और बोगिनविलिया में कांटा, कुकुरबिटा में प्रतान, ये समजात अंग है। समरूप कौन से हैं, कीट और पक्षी के पंख, मानव और ऑक्टोपस के नेत्र, डॉल्फिन और पेंगुइन के फ्लिपर्स, ये सारे के सारे समरूप हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कीट और पक्षी के पंख ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। घोड़े के पक्षपात, पक्षी के पंख समरूप हो जाएंगे, चमगादड़ के पंख समरूप हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख और व्हेल के मीन पक्ष यानी कि फ्लिपर्स, ये आपकी समजात अंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एनिलिडा व मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन सी हो जाएगी, नियोपिलाइना। सबको याद है नियोपिलाइना क्या है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी। पेरिपेटस क्या है, पेरिपेटस क्या है, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा, ठीक है, इसके बीच की योजक कड़ी है एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की, याद है ना। चलो और बताओ, और बताओ, चलो अस्थिल और उपास्थिल मछलियों के बीच की कौन सी कड़ी हो जाएगी, अस्थिल एंड उपास्थिल मछलियों के बीच की योजक कड़ी कौन सी हो जाएगी, काइमेरा, काइमेरा, ठीक है। कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के बीच की योजक कड़ी कौन सी हो जाएगी, बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, जो कि हेमिकोडेटा का सदस्य है बेलेनोग्लोसस, ठीक है। तो नियोपिलाइना जो है ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी, पेरिपेटस एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी, काइमेरा जिसको अपन घोस्ट फिश भी कहते हैं ये अस्थिल और पास्थिल मछलियाँ यानी कि बोनीफिश एंड कार्टिलेजिनस फिश के बीच की योजक कड़ी, और बेलेनोग्लोसस कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच की योजक कड़ी। ये सारी की सारी याद रखना, ठीक है। ये आपके एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है नॉन कोडेट से। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः मुसला मूल पाई जाती हैं, टेप रूट आर कॉमनली फाउंड इन। बताइए, मैंने आपको जड़ तंत्र पढ़ाया था और उस समय ये भी बताया कि जड़ तंत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के जड़ तंत्र होते हैं। कौन कौन से, मुसला जड़ तंत्र या मुसला मूल, छकड़ा मूल तंत्र और अपस्थानिक मूल तंत्र। टेप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंशियस रूट सिस्टम बताए थे। तो अब मुझे बताओ मुसला मूल किस में पाई जाती है, मुसला मूल किस में पाई जाती है, डाइकोट में, द्विबीजपत्री में, ठीक है। और एक बीजपत्री में कौन सी हो जाएगी, झकड़ा, फाइब्रस एक बीजपत्री में मिलेगी। ये याद रख लोगे इन दोनों को बस। अगला क्वेश्चन है, रोडोफाइसी का संचित उत्पाद कौन सा है, स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द रोडोफाइसीज, रोडोफाइसी का संचित उत्पाद कौन सा है। एल्गी 3 प्रकार की होती हैं, सभी को बताएं कौन कौन सी हैं, क्लोरोफाइसी यानी कि हरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल और रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल। यहाँ पे रोडोफाइसी का संचित उत्पाद पूछा गया है, तो तीनों का ही बता दूं मैं। क्लोरोफाइसी जो होता है उसके अंदर संचित भोजन होता है स्टार्च, नोट कर लो, क्लोरोफाइसी में संचित भोजन स्टार्च। फियोफाइसी में संचित भोजन होता है लेमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च। और रोडोफाइसी में संचित भोजन होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो तीनों की याद रखना, क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में लेमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। अब आपसे मैं ये भी कहूँ तीनों के अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सेल वॉल किससे बनी होगी। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोज की, फियोफाइसी में सेल्यूलोज के साथ एल्जीन होता है, और रोडोफाइसी में
सेल्यूलोज के साथ फ्यूनोरी और पॉलीसल्फेट एस्टर जिसमें एगार और केराजीन आता है। फिर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फ्लेजिला की, फ्लेजिलेशंस की बात करूँ, कशाभिका की बात करूँ, तो क्लोरोफाइसी जो होती हैं इसके अंदर 2 से 8 फ्लेजिला पाए जा सकते हैं, यानी कि संख्या की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 8 होती हैं। और फ्लेजिला कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? आइसोकॉन्ट, समान आकृति के होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। फियोफाइसी के अंदर इसकी संख्या 2 होती है और ये हेटेरोकॉन्ट होते हैं, दोनों अलग अलग आकृति के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। और रोडोफाइसी के अंदर फ्लेजिला होते ही नहीं है, फ्लेजिला एब्सेंट रहते हैं। तो ये तीनों डिफरेंस आपको करके याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमेला अवस्था किसमें पाई जाती है? पोमेला अवस्था जो है ये आपकी पाई जाती है स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा क्या है? एक हरित शैवाल है। स्पाइरोगाइरा क्या है? एक हरित शैवाल है, उसके अंदर आपकी ये पोमेला अवस्था पाई जाती है, ठीक है ना। पोमेला अवस्था जो है इसके अपन विश्राम की अवस्था कहते हैं, आराम फेज, विश्राम अवस्था कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग है। ये देखो फिर से मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस। अभी अपन ने पढ़ा सेब और नाशपाती में क्या खाते हैं? पुष्पाशन, थैलेमस। मध्य फल भित्ति किसमें खाते हैं? मीजोकार्प, आम में। अंत्य फल भित्ति, अंत्य फल भित्ति तो किसमें खाते हैं? पता नहीं। अच्छा, और अगर मैं कुछ चीजें बताऊं, जैसे कि एंडोस्पर्म किसमें खाया जाता है? एंडोस्पर्म किसमें खाया जाता है? नारियल में। तो ये भी याद रखना, जो नारियल होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म खाया जाता है, ठीक है। चलो, और हाँ एंडोकार्प, अंत्यफल वित्ती, ये किसमें खाई जाती है? नींबू में, लेमन, लेमन, ठीक है। तो ये सारे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट कहाँ हुआ? तो आप सभी को पता है जैव विविधता संरक्षण के लिए जो समिट हुआ वो हुआ रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में 1992 के अंदर, रियो डी जेनेरियो 1992 के अंदर। और ये कहाँ पर पड़ता है? ब्राज़ील लिखा हुआ है, चलो ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा 2 प्रोटोकॉल और हैं, एक मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल और एक आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये भी याद रखना, ठीक है ना भाई। 3 ही प्रोटोकॉल आपको याद रखने। एक तो मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका आता है 1987 1987 में और लागू होता है 1989 के अंदर। ये क्या है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस यानी कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं। कौन करता है ओजोन परत को नष्ट? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जितने भी जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं उसको, उनके उत्सर्जन को कम किया जाए, इस चीज़ पे बात हुई थी मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल में। और मॉन्टेरियल पड़ता है कनाडा में। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो पड़ता है जापान में। क्योटो कहाँ पे पड़ता है? जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपके 1997 के अंदर आया था। और ये जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसको कम करने के लिए था। ये ODS को कम करने के लिए, ये ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए। और जैव विविधता संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर 1992 के अंदर हुआ। तो ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है, मॉन्टेरियल, क्योटो और रियो डी जेनेरियो। रख लोगे याद? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अपरा द्वारा यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा कौन से हार्मोन निष्कासित किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन विथ हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा? बताइए। एस्ट्रोजन व एंड्रोजन, प्लेसेंटल गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन व एंड्रोजन, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन, HCG, प्रोजेस्टेरोन एवं एंड्रोजन। प्लेसेंटा द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो प्लेसेंटा द्वारा ये सारे देखो, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, समझ रहे हो ना? कौन स्रावित करता है? पुरुष। अपरा पुरुष में नहीं होता, महिला में होता है। तो एंड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, एंड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। इतना ऐसे काम से ही ये सवाल हो सकता था। अगर किसी को नहीं आता है ना कि सर हमें तो पता ही नहीं है अपरा द्वारा क्या होता है। एंड्रोजन तो पता है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन तो पता है, कौन स्रावित करता है? पुरुष। और अपरा होती है मादा में। पता तेरे को रखना ही नहीं है कि प्लेसेंटा कौन से हार्मोन स्रावित करता है, बिना पता ही सवाल हो जाता है, ठीक है। तो जो सवाल डिफिकल्ट है या मुश्किल है, देखो वैसे ये हमने जो सिलेबस किया है उसमें कवर किया है,
मैंने आपको बताया, एक तो HCG होता है, एक तो HCG होता है, एक आपका HPL होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये 4 हार्मोन इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है। अब आपसे अगली बार ऐसा पूछ ले, मानव अपरा द्वारा प्रसव के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तब याद रखना HCG, HPL और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रसव के दौरान स्रावित किए जाते हैं। वैसे ये 4 है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है, चलो। तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया होती है। याद करो, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था पुनः ध्रुवण, बताया कि नहीं बताया, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, तो वही प्रोसेस है। बस रीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है, रीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है बताओ, पोटेशियम आयनों का बहिर्प्रवाह। ठीक है, रीपोलराइजेशन की जो कंडीशन है उसमें ये झिल्ली है, तो झिल्ली के बाहर क्या होगा, पॉजिटिव, अंदर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम आयनों का बहिर्प्रवाह होता है। आगे समझ। चलो, मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन ब्रेन। लास्ट से देखते हैं। मेडुला ऑब्लागेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही, मेडुला ऑब्लागेटा जो है वो अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है, करेक्ट है। हाइपोथैलेमस में भूख के केंद्र होते हैं, ये भी सही, हाइपोथैलेमस में भूख और प्यास से संबंधित केंद्र होते हैं। कार्पस कैलोसोम 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ता है, बिल्कुल सही है। कार्पस कैलोसोम जो है ये 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ता है, और केवल किस में पाया जाता है, कार्पस कैलोसोम मैमल्स में। ये बात पे ध्यान रखना, ये स्तनियों का विशिष्ट लक्षण है कार्पस कैलोसोम, बाकी किसी में नहीं मिलेगा, रेप्टाइल, सेवीज किसी में नहीं मिलेगा, केवल मैमल्स के अंदर मिला जाता है ये। ठीक है, अगला है मध्य मस्तिष्क में 2 दृक् पालियां उपस्थित होती है, ये गलत है। मध्य मस्तिष्क में ऑप्टिक लोब थोड़ी होती है, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये किस में होती है, सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, उसके अंदर होती हैं ये लोब, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, उसमें होती हैं। तो दृक् पालियां मध्य मस्तिष्क में थोड़ी होती है। मध्य मस्तिष्क के अंदर तो ऐसे 4 जो है वो कोलिक्यूलाई होती हैं, ऊपर की तरफ सुपीरियर कोलिक्यूलाई, नीचे की तरफ इंफीरियर कोलिक्यूलाई, और इनको मिलाकर के अपन क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, है ना। मध्य मस्तिष्क में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया होता है, तो वो 4 पालियां होती हैं, लेकिन वो अलग हैं। ऑप्टिक लोब इसमें थोड़ी होती है, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के किस भाग के द्वारा किया जाता है। द डिस्क्रिमिनेशन इन द साउंड ऑफ वेरिइंग इंटेंसिटीज इज डन बाय विच पार्ट ऑफ द ईयर। कौन से भाग के द्वारा अलग अलग तीव्रता की ध्वनि को विभेदित किया जाता है। सेक्युलस, यूट्रिक्युलस, बेसिलियर मेम्ब्रेन यानी कि आधार्य कला, और रेसेंसर्स मेम्ब्रेन, रेसिनर की कला, कौन सा जो है वो करता है। तो देखो, सेकुलस और यूट्रिकुलस जो है, ये दोनों सेकुलस और यूट्रिकुलस, इनको तो अपन कहते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। इनको अपन क्या कहते हैं, ये ओटोलिथ ऑर्गन के पार्ट हैं, और इन दोनों का ही एक ही काम होता है, वो होता है स्थैतिक संतुलन बनाए रखना। स्थैतिक संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। तो यानी कि सेक्युलस और यूट्रिकुलस जो होते हैं ये तो ओटोलिथ ऑर्गन है, स्थैतिक संतुलन का काम करते हैं। आधार्य झिल्ली जो है ना, आधार्य झिल्ली के अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है उससे ध्वनि की तारत्व का निर्धारण होता है, ध्वनि के तारत्व का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर चला जाएगा रेसेंसर्स मेम्ब्रेन। ये उस ध्वनि को विभेदित कर पाएगी। ध्वनि के तारत्व का निर्धारण कौन करती है, आधार्य कला, और ध्वनि की तीव्रता का विभेदन कौन करती हैं, रेसेंसर्स कला। ठीक है, और सेकुलस और यूट्रिकुलस क्या करते हैं, स्थैतिक संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। तो गतिक संतुलन कौन बनाए रखने का काम करेगी, गतिक संतुलन बनाए रखने का काम करती है अर्धवर्तुल नलिका। चलो, रेखित पेशी के लिए
जब वह संकुचित होती हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, एक बार मैं आपको कंसेप्ट बता दूं फिर अपन इस ऑप्शन पे आएंगे। बता दूं, चलो एक मिनट। सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म आपको समझनी है। हमारे पास क्या होता है, कौन सी कौन सी थ्योरी है जिससे अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म, पेशीय संकुचन की क्रियाविधि समझते हैं? विसर्पण तंतु सिद्धांत। सबसे पहले तो ये याद रखना, स्लाइडिंग अरे यार क्या लिखूं क्या करूं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, हिंदी में बात करूं तो विसर्पण तंतु सिद्धांत। इससे अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं। क्या होता है इसमें जो पतले तंतु होते हैं ना एक्टिन, वो मोटे तंतु मायोसिन पर फिसलते हैं। पतले तंतु किसको कहते हैं? थिन फिलामेंट किसको कहते हैं? एक्टिन को। मोटे तंतु किसको कहते हैं? मायोसिन को। और उस मायोसिन के ऊपर एक्टिन के तो तंतु हैं, पतले तंतु जो हैं वो इसके ऊपर फिसलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? मायोसिन। ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या है? मायोसिन। और इसके ऊपर ये हमारे पास क्या है? एक्टिन है। अब ये जैसे ही एक्टिन इसके ऊपर फिसलेगा, यानी कि ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, इसके ऊपर फिसलेगा तो उससे कॉन्ट्रैक्शन होगा। इतना पता है? यस सर। अब इसके अंदर इसकी लेबलिंग को समझना, ये क्या है बीच में? अपन को पता है ये मायोसिन है। और मायोसिन की जो टोटल लेंथ है ना, इसको अपन ए कहते हैं। यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये ए है, ये आपका क्या हो जाता है? ए बैंड कहते हैं। तो ए बैंड कहूँ या मायोसिन बैंड कहूँ, एक ही चीज़ है, नोट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये जो है ये पूरा मायोसिन, और मायोसिन को अपन ए बैंड या मायोसिन बैंड कहते हैं। ठीक है। अब ये जो बैंड है ना, ये इसके अंदर एक्टिन के अंदर एक तो भाग है जिसके अंदर ये इस मायोसिन को ओवरलैप कर रहा है, यानी कि मायोसिन वाला पार्ट भी आ रहा है और एक्टिन वाला पार्ट भी आ रहा है। तो जिसके अंदर ये दोनों पार्ट आ रहे हैं ना, ये वाला, तो इस पार्ट को अपन कहते हैं ओ बैंड। और जहां पर केवल और केवल एक्टिन है, केवल और केवल एक्टिन है, उसको अपन क्या कहते हैं? आई बैंड कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? मायोसिन को तो ए बैंड कह दिया, मायोसिन को तो ए बैंड कह दिया। एक्टिन में दो चीजें होती है, ओ बैंड और आई बैंड। ओ बैंड कौन सा होता है? एक्टिन का वह भाग जो मायोसिन के साथ ओवरलैप कर रहा है, जैसे कि एक्टिन का ये पार्ट इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इसको ओ बैंड कहते हैं। और जहां पे केवल और केवल एक्टिन है, जहां पे दूसरा नहीं है, उसको अपन क्या कह दिया? आई बैंड कह दिया। ठीक है। और ये जो एक्टिन है ना, इन एक्टिन के बीच की रेखा को जेड रेखा कहते हैं, ये भी याद रख लेना। इसको क्या कहते हैं? जेड लाइन कहते हैं। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैकेनिज्म होगा, कब होगा? जब ये इसके ऊपर फिसलेंगे, यानी कि जब ये इस तरफ आएगा, ये एक्टिन इस तरफ आएगा, तो अब आप खुद सोचिए क्या क्या होगा। अगर ये इस तरफ आएगा तो यानी कि ये मान लो पहले यहाँ पे था, अब बढ़ के यहाँ पे आ गया, तो ओ बैंड की चौड़ाई बढ़ जाएगी, मतलब ओ बैंड जो है वो बढ़ जाएगा। और ये इस तरफ आगे की तरफ खिसक गया, तो पीछे जो जहाँ पे ओनली एक्टिन था वो वाला पार्ट कम हो गया, यानी कि आई बैंड यहाँ पे कम हो गया। मायोसिन तो ए बैंड है, मायोसिन के ऊपर कोई फिसला कुछ भी नहीं हो रहा, मायोसिन ए बैंड जो है ये तो आपका सेम रहेगा। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, ए बैंड या मायोसिन बैंड सेम रहता है, ओ बैंड या ओ जोन जो होता है उसकी बढ़ती है। वो क्या होता है? ओवरलैपिंग वाला। तो अगर ये इसके ऊपर फिसलेगा तो ये आगे खिसकेगा, तो ओवरलैपिंग वाला बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा, पीछे वाला आगे खिसका है। थोड़ा सा समझो इसको, ये है पहले ये यहाँ पे था, ठीक है, इतना ओवरलैप कर रहा था, अब इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब एक्टिन इसके ऊपर फिसला। कैसे फिसला? जैसे ये है, पहले इतना सा था, अब इतना हो गया, तो मतलब इतना फिसल गया, ओनली एक्टिन वाला पार्ट इतना ही बचा, पहले इतना था। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपको ध्यान रखना है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कि ए बैंड या मायोसिन बैंड सेम रहता है, आई बैंड घट जाता है और ओ बैंड बढ़ जाता है। अब चलते हैं सवाल पे। आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको क्या करना है? कौन सा सही नहीं है? यही सही नहीं है। आई पट्टी की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है क्या? आई पट्टी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना। मायोसिन पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल सही। मायोसिन बैंड या ए बैंड होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। ए पट्टी की लंबाई बनी रहती है, मायोसिन पट्टी को ए पट्टी कहते हैं, सेम ही बात है। सार्कोमियर छोटा हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट। सार्कोमियर क्या होता है? दो जेड रेखाओं के बीच का स्थान जो होता है ना, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, इन दोनों के बीच का स्थान होता है, उसको सार्कोमियर कहते हैं।
और सार्कोमियर पेश से संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, बहुत ही आसान है, जो अपन को आ रहा है वो मिला दो। जैसे कि प्लेटी एल्मंथीज जो होते हैं उसके अंदर फ्लेम सेल होती है, पता है फ्लेम सेल क्या करती हैं, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन का काम करती हैं, उत्सर्जन का काम करती हैं। यस सर। और अगर मैं बात करूं, क्लियर है भाई, प्लेटी एल्मंथीज में फ्लेम सेल होती है। पोरीफेरा में क्या होती हैं, कोहोनोसाइट सेल, पोरीफेरा में कोहोनोसाइट सेल्स हो जाएगी। कोडेटा, कोडेटा की 4 लक्षण हमने पढ़े थे, उसमें एक हमने पढ़ा पश्च गुदा पूछ, पोस्ट एनल टेल। ठीक है, और निमेटो हेलमिंथीज जिसको अपन निमेटोड्स या एस के हेलमिंथीज कहते हैं, उसमें क्या होता है, फेसमिट। ठीक है ना, तो ये मिलान हो गया बस, बहुत इजी सवाल है, ये भी आपके नॉन कोडेटा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, वेरी इजी सवाल। ये सवाल तो मतलब उन्होंने ऐसे डाल दिया कि कुछ बच्चे ऐसे आ गए ना जिन्होंने फॉर्म भर दिया, तो वो भी बेचारे बैठे नहीं रहे, वो भी खुश हो जाए कि कुछ तो हमको भी आ रहा है, उनके लिए ये सवाल था। अपन को तो प्रोटीन का पाचन कौन नहीं करता है, लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का। बाकी ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे के सारे प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है ये आपके अमाशय में होता है, और पेप्सिन के लिए इष्टतम पीएच जो होती है वो 1.8 होती है। ये क्या करता है, प्रोटीन को पाचित करता है। ठीक है, प्रोटीन को पाचित करता है। अच्छा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये किस में पाए जाएंगे, तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों के दोनों अग्नाशय से निकलते हैं, पैनक्रियास, अग्नाशय से निकलते हैं। ठीक है, और ये भी प्रोटीन का पाचन करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखना, इसके अंदर ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी। एक तो अपन कर सकते हैं कि भाई जो एसएएन नोड होता है, एसएएन होता है साइनो नोड, उसको पेसमेकर कहते हैं, ये तो करेक्ट है। अपन को क्या करना है, नोट सही मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो करेक्ट है। अपन को पूछे कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि जो मिट्रल कपाट होता है, मिट्रल कपाट, मिट्रल कपाट अपन कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व को। बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है ना, बाइकस्पिड वॉल्व, द्विवल्नी कपाट, उसको मिट्रल वॉल्व कहते हैं। तो ये इसके अंदर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। और अब 2-3 सवाल आएंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो उसको देख के घबराना नहीं है। देखो अभी तक जितने भी अपन ने सवाल किए, एक सिंगल सवाल अपने नोट्स में से बाहर नहीं है। लगभग 30 सवाल हमने कर लिए, 34 क्वेश्चन थे यहाँ पे, 34। तो 2-3 सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, या फिर जो सिलेबस में नहीं है वहाँ से दिए, तो उनके पीछे नहीं डरना है, नहीं भागना है। ठीक है, चलो तो इसके अंदर ये आपको समझ आ गया कि जो मिट्रल वॉल्व है वो अपन बाइकस्पिड वॉल्व को कहते हैं, तो ट्राइकस्पिड गलत हो जाएगा, और एसएन इसको पेसमेकर कहते हैं, ये अपन को पता ही है। चलो ये देखो सवाल बाहर से आ गया, ये मतलब उन्होंने इसलिए दिया कि आप लैब असिस्टेंट बन रहे हो ना, तो आपको लैब के बारे में कितना आइडिया है। अरे सर अभी तो हम बन रहे हैं, पहले से आइडिया कहाँ पे होगा। देखो कनाडा बाल्सम एक माउंटिंग एजेंट जो स्थायी स्लाइड कहाँ पे बनाते हैं, लैब के अंदर। स्लाइड कहाँ पे बनाते हैं, लैब के अंदर बनाते हैं। तो ये जो कनाडा बाल्सम है, इसका प्रयोग स्थायी स्लाइड बनाने के लिए करते हैं। ये किस जाति से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है एबिस बाल्सेमा से। पौधे का नाम है एबिस बाल्सेमा, कौन सी जाति हो जाएगी, एबिस। ठीक है, डरना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे सवालों से नहीं डरना है। ये सवाल किसी को भी नहीं आएंगे, आपको नहीं आ रहे हैं तो किसी को भी नहीं आ रहे, वो कहाँ से पढ़ लेगा इसको, कहाँ से पढ़ लेगा, कितना पढ़ेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। बाकी ये आपको मैंने बता दिया कि कनाडा बाल्सम्स जो एजेंट होता है, बायोलॉजी के अंदर जो स्पेसिमेन होते हैं, यानी कि जो नमूने होते हैं, उसको स्थायी रूप से किसी स्लाइड पर चिपकाना है ना। फिर अपन उसको माइक्रोस्कोप के अंदर कभी भी जब भी हमारा मन करे देख सकते हैं, स्थायी रूप से उसको चिपका दिया एक बार स्लाइड के ऊपर, तो उसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं स्थायी स्लाइड बनाने में, कनाडा बाल्सम का। ठीक है, एबिस जाति से ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है। मूंगा सिल्क जो है वो किस कीट से प्राप्त होता है, तो मूंगा सिल्क जो है ये एक प्रकार का टसर रेशम है,
टसर प्रकार का रेशम है, कई प्रकार के होते हैं रेशम, और ये मिलता है आपके असम में। टसर रेशम जो है ना, टसर रेशम मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? असम के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो जाति हो जाएगी या जीव कौन सा, कीट कौन सा हो जाएगा? एंथेरिया अशामा, एंथेरिया अशामा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये एनसीईआरटी के अंदर तो है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। एक चैप्टर है पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर, सुना आपने? तो पादप उत्तक संवर्धन अपने सिलेबस में नहीं है, लैब असिस्टेंट के सिलेबस में कहीं नाम भी नहीं है, आप खुद चेक कर लेना, लेकिन सवाल टेक दिया। ठीक है, तो एक दो सवाल वो जानबूझकर टेकेंगे ताकि तुम उसमें उलझो। भाई टोटल सवाल कितने थे इसमें? 34। 34 में से उन्होंने कितने? 4 सवाल इधर उधर से दे दिए। आपको कितने सवालों के पीछे भागना था? 30 सवालों के पीछे। आप भाग रहे हो 4 सवालों के पीछे। आपको तो 30 भी नहीं करने, मैं तो कह रहा हूँ जिसके 28 भी करेक्ट हो रहे हैं, दैट्स अ वेरी 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 गुड स्कोर। ठीक है, चलो, क्योंकि 30, ये जो 34 है वो कोई नहीं कर पाएगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, कौन पढ़ेगा उनको? ठीक है, चलो, तो पूर्ण सशक्ता शब्द किसने दिया? हेबरलैंड ने। टोटीपोटेंसी इसको कहते हैं, पूर्ण सशक्ता को इंग्लिश में कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या मतलब होता है टोटीपोटेंसी का? एक कोशिका जो है वो विभाजित होकर के पूरे पौधे का निर्माण कर दे, एक कोशिका विभाजित होकर के पूरे पौधे का निर्माण कर दे, उसको अपन कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है ना, तो टोटीपोटेंसी हेबरलैंड को कहते हैं, और हेबरलैंड को फादर ऑफ पीटीसी, फादर ऑफ पीटीसी, पीटीसी का पूरा नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन। तो याद रख लेना, क्या पता दिमाग चकरा जाए तो यही पूछ ले कि फादर ऑफ पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक कौन हैं? हेबरलैंड, जिन्होंने पूर्ण सख्तता शब्द दिया। ठीक है, और पूर्ण सख्तता क्या होती है? एक कोशिका विभाजित होकर के पूरे पादप का निर्माण कर सकती है, इतनी क्षमता होती है, उसको टोटीपोटेंस सेल कहते हैं। ये फिर से आ गया शब्द बायोसिनोसिस, किसने प्रतिपादित किया? बायोसिनोसिस शब्द जो है ये किसने दिया? तो ये दिया था कार्ल मोबियस ने। ठीक है ना, कब दिया था? 1877 में। कार्ल मोबियस ने 1877 में बायोसिनोसिस शब्द दिया। क्या होता है बायोसिनोसिस? एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित आवास के अंदर एक साथ रहने वाले जीवों का समुदाय जो होता है उसको बायोसिनोसिस कहते हैं। एक बार फिर से सुन ले कि एक निश्चित आवास या निश्चित क्षेत्र में एक साथ रहने वाले जीवों का समुदाय बायोसिनोसिस कहलाता है, और ये बायोसिनोसिस शब्द दिया था कार्ल मोबियस ने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, डरना ही नहीं। उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि पहली बात तो ये उपकरण है, और अपन ने पढ़ा है कि रस कास्ट और अंत्य कास्ट, यानी कि हर्टवुड और सेपवुड। हर्टवुड को एल्बनम और उसको ड्यूरम है। ये तो वुड है, लकड़ी है, उपकरण थोड़ी है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। फिर हमने टाइलोसिस पढ़ा, टाइलोसिस भी नहीं हो सकता। टाइलोसिस क्या था? टाइलोसिस क्या था? गुब्बारे नुमा जाइलम पेरेनकाइमा सेल्स की अतिवृद्धि, तो वो भी तो पेड़ के अंदर ही है, ये कोई उपकरण थोड़ी है। ये यानी कि ये सवाल इतना इजी था, इतना इजी, हद से ज़्यादा इजी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने कराया ही नहीं, तो ये तीनों तो मैंने करवाए हैं ना, ये तीनों तो ये तीनों तो आप देखते ही मार दो कि यार ये लकड़ी, ये लकड़ी, ये लकड़ी के अंदर की कोई चीज़, उपकरण पूछा गया है, ऑब्वियसली बात है डेंड्रोग्राम होगा, है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर हो गया, तो डी इसके अंदर आंसर चला जाएगा। वैसे डेंड्रोग्राम भी इसका उत्तर सही नहीं है, डेंड्रोग्राम भी नहीं होता है। जो तने का व्यास मापते हैं ना, वो मापते हैं डायामीटर टेप से, डायामीटर टेप से, या फिर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। आपने फिजिक्स के अंदर जब आपने प्रैक्टिकल किया वहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स देखा होगा, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, तो वो वर्नियर कैलिपर्स या डायमीटर टेप होता है। पता नहीं ये कैसे डेंड्रोग्राम इन्होंने दे दिया, डेंड्रोग्राम भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो अपन डेंड्रोग्राम का ही उत्तर देंगे, बाकी तो कोई उपकरण ही नहीं है, बाकी तो सारे पौधे के ही पार्ट है। समझ गए? तो ये था, बस हो गया कंप्लीट। चलो, तो ये थे आज के सवाल, आई थिंक आपको पसंद आए होंगे। एक बार फिर से मैं फटाफट रिवाइज करवा दूं कि नहीं करवाऊँ बताओ? अगर आप कहोगे तो एक बार फटाफट से मैं सारे सवालों का रिवाइज करवा दूं? चल, सबसे पहला सवाल है प्रक्रिया जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है।
किस में होता है एल्कोहल का निर्माण? एल्कोहल का निर्माण होता है किण्वन में, फर्मेंटेशन में, और फर्मेंटेशन अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोलन क्या है? स्टोलन आप सभी को पता है अर्धवायवीय तना है, सब एरियल स्टेम है। और कौन कौन से अर्धवायवीय तने हैं? ऑफसेट, रनर, शक्कर, स्टोलन। वायवीय तना कौन सा होता है? नागफनी, डंडाथोर। ठीक है, तो स्टोलन एक सब एरियल स्टेम है। अगला, रोजी क्या है? तो रोजी जो है वो पहली ट्रांसजेनिक गाय है। रोजी क्या है? पहली ट्रांसजेनिक गाय है जिसके अंदर अल्फा-1 लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। ट्रेसी पहली ट्रांसजेनिक भेड़ है। अंधी पहली ट्रांसजेनिक बंदर है। ठीक है, गेहूं में 100 परागणों को प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागण मिलेंगे, तो 100 प्राप्त करने के लिए 25 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, लीची के अंदर खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल। पुष्पाशन किस में खाते हैं? सेब और नाशपाती में। बीचोल किस में खाते हैं? अनार में। मीजोकार्प किस में खाते हैं? आम में। चाय का लाल किट रोग किस में होता है? इसमें आपको एक वर्ड पे ध्यान देना था, किट या रस्ट, और रस्ट क्या है? फंजाई। तो एल की सारे गलत। जवार के फल को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। अनाज के जितने भी फल होते हैं उनको कैरियोप्सिस। लेग्यूम, दालों के जो फल होते हैं उसको लेग्यूम कहते हैं। एकीन सनफ्लावर का, और मैरीगोल्ड का सिप्सेला। जिब्रेलिन को किससे पृथक किया गया? एक कवक है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, वहां से पृथक किया गया। किसने किया? यबूताएं सुमीकी ने। प्राणी कोशिका में कौन सा आरएनए प्रचुरता में होता है? राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। कितना होता है? 80%। सबसे कम कौन सा होता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? एमआरएनए। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? टीआरएनए। मेंडल के अंदर प्रयोगों में फिनोटाइप का रेशियो क्या है? 9:3:3:1। 1 क्या है? सबसे लास्ट वाला, रिंकड एंड ग्रीन। ठीक है, अच्छा सिंड्रोम की बात करूं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति ट्राइसोमी। एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति ट्राइसोमी। पटव सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति ट्राइसोमी। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है, 44+ एक्सो कंडीशन, एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाएगा। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44+ XXY, एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाएगा। कौन सा समतापी प्राणियों का समूह है? तो एवीज और मैमल्स के सदस्य जिसमें भी दिखे वो समतापी। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन कौन स्रावित करेगा? लीडिंग सेल्स। सर्टोली कोशिका क्या करेगी? शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? याद रख लेना कौन से जीवाणु कौन से हो जाएंगे। समजातंकों का पढ़ लेना। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन सी हो जाएगी? नियोपिलाइना। पेरिपेटस, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी। अस्थिल और उपास्थल मछलियों के बीच की योजक कड़ी काइमेरा। कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच की योजक कड़ी बेलेनोग्लोसस। साधारणतः मुसला मूल किस में पाई जाती हैं? डाइकोट में। छकड़ा मूल किस में पाई जाएगी? मोनोकोट में। रोडोफाइसी का संचित उत्पाद कौन सा है? फ्लोरिडियन स्टार्च। रोडोफाइसी का संचित उत्पाद फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लोरोफाइसी का स्टार्च। फियोफाइसी का लेमिनोरियन एंड मैनिटोल स्टार्च। पोमेलावस्था किस में पाई जाती हैं? स्पाइरोगाइरा, हरित शैवाल में। सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग पुष्पाशन। ठीक है, अंतःफल वित्ती किस में खाते हैं? लेमन में, नींबू में। नारियल में क्या खाते हैं? भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। जैव विविधता संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? क्योटो, जापान में। ओडीएस को कम करने के लिए, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को कम करने के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मानव अपरा के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं? बिल्कुल ऑप्शन से सवाल हो जाएगा, लेकिन याद रख लेना HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। तंत्रिका आवेग के समय पुनः ध्रुवण की स्थिति, रीपोलराइजेशन कंडीशन के दौरान क्या होता है? एक बार तीनों वापस देख लेना। मानव मस्तिष्क के लिए कौन से सही नहीं है? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिक लोब जो है वो आपकी सेरिबेलम, प्रमस्तिष्क का भाग होता है। ध्वनि के अंदर ध्वनि की तीव्रता को विभेदन का काम कौन करेगी? रेसेंसर मेम्ब्रेन। आधारी कला क्या करेगी? ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करेंगे। सेकुलस और यूट्रिकुलस जिसको ओटोलिथ ऑर्गन कहते हैं क्या करेंगे? स्थैतिक संतुलन बनाए रखने का काम करेंगे। गतिक संतुलन का काम कौन करेगी? अर्धवर्तुल नलिका करेगी। रेखित पेशी के लिए जब वो संकुचित कौन सा सही नहीं है? पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। मायोसिन बैंड जिसको ए बैंड कहते हैं उसकी लंबाई सेम रहती है। आई बैंड क्या होता है? जहाँ पर एक्टिन का वह पार्ट जहाँ पर ओनली एक्टिन है,
ठीक है ना, ओनली एक्टिन होता है वो आई बैंड, और जहाँ पर एक्टिन का वह भाग जो मायोसिन के साथ ओवरलैप कर रहा है वो ओ जोन है। तो जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होगा ओ जोन की लेंथ बढ़ेगी, आई जोन की लेंथ घटेगी, ए बैंड सेम रहेगा। ए बैंड को ही मायोसिन बैंड कहते हैं। चलो, इसके अंदर आपको मैंने बता दिया, पोरीफेरा में कोहोनोसाइट सेल्स होगी, प्लेटोहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल होगी, निमेटोहेल्मिन्थीज के अंदर फेस्मिड होगा, और कोडेटा में पोस्टेनल टेल। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा, लाइपेज बच्चों वाला सवाल। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने कहा ये सवाल अब से क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो, तो ये थे आज के सवाल। कैसी लगी आज की सीरीज, ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी आपको हमारी मेहनत, और जो भी आपके मन में दिल में उत्पन्न हो रहा है इस वक्त, वो सभी चीज़ें कमेंट बॉक्स में आप भर दें। मुझे इंतज़ार रहेगा इन चीज़ों का, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको करवाई है मैं ये बिल्कुल जानना चाहूँगा कि बच्चों का रिस्पॉन्स इसके प्रति कैसा है। तो जैसा भी आपको लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं, ताकि हमारा हौसला, हमारा मनोबल भी बढ़े और हम और अधिक शिद्दत के साथ आपके लिए काम लगातार कर पाएँ। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।